डीएवी इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल चेयरमैन है। स्वागत है आप सभी का। प्रदीप कौशिक कृपया मंच पर आ जाइए। इसके बाद हमारे बीच में अभी पहुंच रहे हैं मार्कंडे आहूजा, पूर्व कुलपति हैं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे मेहमानों का स्वागत। और सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी डिप्टी एडिटर मुमताज खान। मुमताज खान जी मंच पर आइए और सवाल जवाब का सिलसिला आप आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बसंत आपका। तो हम अपने इन सभी खास मेहमानों का जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करेंगे, स्वागत करेंगे। हमारे साथ अभी मौजूद हैं स्टेज पर जनाब नवीन गोयल जी, प्रदेश प्रमुख हैं वन संरक्षण विभाग के। बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी आपका। प्रदीप कौशिक जी, एजुकेशन के शोबे में काफी काम किया है प्रदीप जी ने, जीएवी इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चेयरमैन हैं। बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका। और हमारे साथ मौजूद हैं एक और बेहद खास मेहमान, जोरदार तालियों से उनका भी इस्तकबाल कीजिए। मार्कंडे आहूजा साहब पूर्व चांसलर हैं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। क्योंकि इतनी देर से स्टेज पर सियासी बहस जारी थी और अब क्योंकि सियासत का कोई भी मामला समाज के और यूथ के बगैर मुकम्मल होता नहीं है, इसलिए आप लोगों की इस स्टेज पर मौजूदगी लाजमी थी हमारे लिए। और तभी खबरें भी थे कि इस खास प्रोग्राम विजन 2024 का मकसद, इसके मायने मुकम्मल होते हैं। सर मार्कंडे आहूजा साहब, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी मैं। एजुकेशन के शोबे में, तालीम के शोबे में, शिक्षा के क्षेत्र में आपका लंबा तजुर्बा रहा है। आपके तजुर्बे के मुताबिक मौजूदा जो एजुकेशन सिस्टम है उससे हम कैसे यूथ तैयार कर रहे हैं? क्या वो कारगर साबित हो रही है? क्या उसमें तकनीकी शिक्षा का पहलू और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए? क्या खामियां और क्या खूबियां आपको नजर आती हैं? जो मौजूदा एजुकेशन सिस्टम है वो जो इंडस्ट्री की या जो मार्केट की जो डिमांड है उसमें देयर इज़ अ लॉट ऑफ गैप, दोनों के बीच में काफ़ी गैप रह जाता है। जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है उसका कुछ हिस्सा ही बच्चे के काम आता है जब वो जीवन के चक्र में फंसता है, जब उसको रोज़ अपनी रोज़गार को ढूंढना है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। लाइक यूनिवर्सिटीज़ में हम सिर्फ कंटेंट की बात करते हैं, कभी भी यूनिवर्सिटीज़ में हमने इंटेंट की बात नहीं की। यूनिवर्सिटीज़ में हम स्किल की बात करते हैं, हमने कभी विल की बात ही नहीं की। आज हमने बच्चे को एक प्रोडक्ट बना दिया, बच्चे को बच्चा रहने ही नहीं दिया। जब प्रोडक्ट बच्चा हो जाएगा तो मार्केट में प्रोडक्ट के अनुसार चलेगा। हमने बच्चे को सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी सिखा दी, हमने उसे कभी क्रेडिबिलिटी की बात ही नहीं की। हमने कभी ये समझाया ही नहीं कि जीवन में क्रेडिबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी तो ऑटोमेटिकली आती रहेगी और स्किल बिना विल के आ ही नहीं सकती। हमने पूरे का पूरा अपना एजुकेशन का जितना बजट है वो सिर्फ करिकुलम पे लगाया, सिर्फ उसके सिलेबस पे लगाया। हमने एटीट्यूड बिल्डिंग की कोई बात ही नहीं की। और जब तक हम सकारात्मक सोच की बच्चे के अंदर बात नहीं करेंगे तब तक 97% आपको मैं बताऊं लाइफ में सिर्फ सोच पर निर्भर करता है, उसकी एजुकेशन क्वालिटीज़ पर कभी भी निर्भर नहीं करता। आपने इतने लोग यहाँ पर देखे, हो सकता है पढ़े लिखे कम हो परंतु उनकी सोच बहुत अच्छी हो सकती है। तो हमने सोच की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसने इन काफ़ी चीज़ों के गैप को पूरा करने की कोशिश की है। और मैं ये समझता हूँ कि नई एजुकेशन पॉलिसी जब पूरे ढंग से इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो वो भारत के यूथ को बदलेगी, और जब भारत का यूथ बदलेगा, नौजवान बदलेगा, तो इस भारत का भविष्य भी बदलेगा। आपने अपनी बात का सिरा जहां छोड़ा उसे हम नवीन जी तक लेकर आएंगे। नवीन जी, आप जिस हैसियत से, जिस ओहदे पे अभी काम कर रहे हैं वो अपने आप में काफ़ी अहम है, लेकिन समाज सेवा के लिए आपने काफ़ी काम किए हैं, ये तमाम लोग जानते हैं। आप यूथ्स को कैसे कनेक्ट करते हैं?
देखिए, पहले तो डॉक्टर साहब बैठे हों और ज़्यादा बोलने की ज़्यादा जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि हमने तो इनसे बहुत कुछ सीखा, हम फॉलो भी किया है हमने। सर ने गुरुगांव की यूनिवर्सिटी भी संभाली है और शिक्षा के साथ डॉक्टर भी हैं। ज़्यादा तो सर से ही ज़्यादा बुलवा लेना, मैं तो थोड़ा थोड़ा बोल दूंगा। बस बात ये है कि पहली बात तो है कि रोहतक में आके जिसासा आ जाता है। रोहतक में पूरा जोश है। रोहतक के बहुत से युवा गुरुग्राम के अंदर भी आज की तारीख में काम कर रहे हैं और उनका गुड़गांव की तरक्की में बड़ा योगदान है। खरकड़ा साहब बैठे हैं, इनकी तो पूरी रियल एस्टेट कंपनी है, वहाँ पर हमारे बड़े भाई हैं। युवाओं की जो बात है, आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आज का जो युवा है वो जो नशों की तरफ या ओके पर बैठना, ताश खेलना, इन सब चीज़ों में हमारा लोकल युवा ज़्यादा हो गया है। ये बड़ी चिंता की विषय है। जो पीछे 2-3 दिन के अंदर जो सोमवार को ब्रिजमंडल यात्रा में जो झगड़ा हुआ, उसके बाद जो उपद्रव हुआ, उसके बाद गुरुग्राम के अंदर रिएक्शंस आए, तो हमने देखा कि जितने भी रेडी वाले हैं, जितने भी सब्जी वाले हैं, जूस वाले हैं, नाई हैं, ये सब लोग वो मुस्लिम भाई थे और वो डर के मारे कुछ चले गए। तो हमारे युवाओं में भी हमने चीज़ नोटिस करी, इसको क्लब करने की बात कर रहा हूँ कि हम लोग जो है ना, जो सर बात कर रहे थे स्किल होने की, हमें स्किल होने की तरफ हम जा ही नहीं रहे हैं। हमारे पास जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात की थी कि पकोड़े बना लो, वो बात कोई गलत नहीं थी। हमारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, बस जरूरत है लेट्स ट्राई फैक्टर की। जितने भी हाथ की स्किल की काम हैं, कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं रह सकता। हर आदमी को देखिए सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन अगर हम भी पीछे भिवानी से जाके गुड़गांव में अपना काम स्टार्ट किया, बड़ी छोटी शुरुआत की। हर एक अच्छा साथ हो, अच्छी संगत हो, ये भी बहुत मैटर रखती है। अच्छी एजुकेशन हो, ये भी बहुत मैटर करती है। लेकिन सबसे बड़ा जो मैटर करता है युवाओं के लिए, मैं कहता हूँ हार्डवर्क, विल पावर, पैशनेट होना और विजन पे काम करना। जब वो ओम शांति ओम वाला डायलॉग है, जब आप किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उस चीज़ को मिलाने में आपकी सपोर्ट करती है। युवा अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। वो जो बात है ना, वो बिल्कुल सही है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। कभी भी देश के अंदर परिवर्तन हुआ युवाओं ने किया है। आज हम, क्योंकि मेरे पास पर्यावरण का सब्जेक्ट है, एक हमारी कुछ युवाओं की टीम, उसके साथ मिलकर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम आए हैं। उन युवाओं ने बीड़ा उठाया, 6 तारीख को गुरुग्राम के अलग अलग 5 पार्कों में पौधारोपण और सफाई करेंगे। तो मैंने उन युवाओं से मोटिवेट होकर गुड़गांव के युवाओं को भी अपील की है कि हम सारा दिन इंस्टा, मोबाइल, इन सब चीज़ों की तो बहुत नॉलेज रखते हैं, लेकिन हमें धरातल पर भी एग्जीक्यूशन करने के लिए आना पड़ेगा। किसी की मदद के लिए भी आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम खुद कमाते हैं तो अपने परिवार वालों की भी मदद है, हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी, हमारी गुडविल भी बढ़ेगी, हमारे रिलेशन भी बढ़ेंगे। मैं कहता हूं कि बड़े विजन के साथ युवाओं को चलना चाहिए। और युवा, कुछ लोग ऐसे हैं कि कहते हैं कि बाद में करेंगे, चाहे वो धर्म की बात ही कर लो। वो धर्म के अंदर भी इस बात में कहना चाहता हूं कि जब बुढ़ापा होता है, जब आदमी के पोर्स थक जाते हैं, युवाओं को हर एक सब्जेक्ट में सब चीज़ों का बैलेंस लेते हुए अपना अच्छा भविष्य बनाते हुए, गुरुजी हैं, प्रदीप भाई साहब हैं, ऐसे गुरुओं का सीख पर चलते हुए बड़े टारगेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और कोई एक सब्जेक्ट चुन लें, उस सब्जेक्ट के अंदर सोशल वर्किंग भी जरूर करनी चाहिए। अगर आदमी सोच ले कि आसपास के 5 घरों में हमने देखना कि कोई भी बुजुर्ग है, उसके बच्चे ना हो, गुड़गांव में तो खासकर सीनियर सिटीजन ज़्यादा हैं, लोग बच्चे बाहर चले गए अब्रोड, हमें उनकी सेवा करनी है। पर्यावरण की सोच लें कि मुझे हर साल 5-7 पौधे लगाने हैं। जल बचाने की बात कर लें कि जल बचाना है। अगर कपड़े के थैले का इस्तेमाल करने की बात कर लें कि मुझे जो है ना सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना। अगर किसी को अच्छी, जैसे हमने एनजीओ खोल रखी है कैनविन फाउंडेशन के नाम से, किसी को मेडिकल सेवाएं देनी है तो वहां तक पहुंचा दिया। किसी को अच्छी शिक्षा में प्रॉब्लम है तो उसको, जैसे सर को हम रिक्वेस्ट करते हैं, इकोनॉमिकल सेक्शन भी करके बच्चों को भी हेल्प कर देते हैं। तो सही आदमी को सही आदमी तक मिलवाना, ये भी सामाजिक काम। और एक सब्जेक्ट पर चाहे धीरे धीरे काम करें, बिना खर्चे वाला काम करें जी। लेकिन अगर हम करेंगे तो हमारा सारी तरीके से सर्वांगीण विकास होगा। कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं। और आप ये भी कह रहे हैं कि उकाबे रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, मंजिल उनको नजर आती है अपनी आसमानों में, ये आपने कहा। प्रदीप कौशिक जी भी हमारे साथ तशरीफ फरमा है यहाँ। प्रदीप जी, आपकी खासियत ये है कि आपने एजुकेशन सिस्टम की रूट्स को समझा है, जिन चीज़ों तक, जिन पहलुओं तक
कुछ लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, जिनको एजुकेशन के क्षेत्र में खास काम करना था, अच्छा काम करना था और बड़ा काम करना था, उनसे आखिरी बच्चे को भी कैसे जोड़ा जा सकता है, जो समाज के बिल्कुल डाउन ट्रोडन तबकों के बच्चे होते हैं उनको भी कैसे जोड़ा जा सकता है, इसके लिए आपने नई उम्मीदें पैदा की, उन उम्मीदों पर खरे भी आप उतरे। लेकिन जब इस तरह की चीजें हो जाती हैं, जैसे कि नवीन जी ने जिक्र किया, नो हिंसा हो गई, जाहिर सी बात है गुरुग्राम भी उन्हीं जिलों में शामिल है जो अभी सेंसिटिव जिलों में शुमार किए जा रहे हैं नो हिंसा की वजह से। जब ऐसी चीजें होती हैं, क्या कहीं कोई अफसोस, कोई कसक दिल में इस तरह की आती है कि अगर बेहतरीन अंदाज में और ज्यादा सॉलिड तरीके से एजुकेशन सिस्टम मजबूत होता या युवाओं तक या बच्चों तक बातें सही तरीके से कन्वे होती, तो ये जहालत ना होती अब जो हो रही? देखो मुमताज जी, पहले तो रोहतक से बहुत प्यार है, रोहतक से शुरुआत करते हैं। यहाँ वेस्ट कॉलेज है, वेस्ट संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी, और 93 से 97 का पहला इंजीनियरिंग का बैच था जब वेस्ट कॉलेज ने शुरू किया था। तो आई वॉज दी वन ऑफ दी लाइक बैचमेट ऑफ दैट ग्रुप कि 93 में पहला बैच, यहाँ से इंजीनियरिंग करी मैंने, बीटेक करी रोहतक से, और फिर धीरे धीरे कॉरपोरेट्स में काम करके एजुकेशन में पहुँचे। आपकी बात पे आने से पहले मतलब जितना सरकार के सारे नुमाइंदे बैठे थे, चुन चुन के अलग अलग पार्टी से लोगों को बुलाया गया था, बट स्पॉटर्स की वजह से शोर बहुत ज़्यादा रहा, जबकि उन्होंने कहा था कि हमारी तरफ से आप जाओ मंच पे, कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, या कोई न्यूट्रल भी या निर्दलीय एमएलए बैठे थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब सरकारें काम करती हैं बिना किसी उसके, चाहे कांग्रेस की सरकारें नहीं हो, बीजेपी की हो या रीजनल पार्टी जब काम करती हैं, तो वो बातें करती हैं कि हमने, जैसे सेंटर से आती है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। एक भी आदमी ऐसी बात नहीं करता कि 80 करोड़ लोगों को हमने फ्री पढ़ाने का बीड़ा उठाया। क्यों ना जो प्राइवेट स्कूल स्ट्रगल करते हैं, कोरोना की मार जिन्होंने झेली और प्राइवेट स्कूल बंद हो गए, तो क्या सरकार ने कुछ प्राइवेट स्कूलों का जीर्णोद्धार करने का बीड़ा उठाया? जो नवीन भाई कह रहे हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को हम आपको रिकमेंड कर देते हैं, क्यों ना सरकारें भी नवीन भाई के माध्यम से, या जो पैनल आप लोग सजाते हो, बिठाते हो कॉन्क्लेव में, सरकारें भी अलग अलग वर्ग के लोगों को, खासकर एजुकेशनिस्ट को बिठा लें कि भैया क्या कर रहे हो। राजनेताओं से लेके, ब्यूरोक्रेट से लेके, सारे बिजनेसमैन से लेके निकले तो सब इन्हीं डेस्क बेंच से हैं। नवीन भाई भी पढ़े हैं, सर भी पढ़े, और हम भी पढ़े, आप भी पढ़े हो। मुद्दा ये है कि बातें तो होती हैं। नवीन भाई ने एक जिक्र करा कि पकोड़ा तलो रोजगार योजना, कोई गलत बात तो नहीं थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो गुलजार साहब कहते हैं कि जिंदगी तो बहुत लंबी है, हम जीना देरी से शुरू करते हैं, और जब तक समझ आती है तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। तो क्यों ना उस 5 साल 10 साल के बच्चे को ये समझाना शुरू कर दिया जाए, जो प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट या प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटीज पहल करती हैं, मेहनत करती हैं, बच्चे का सर्वांगीण विकास करने की कोशिश करती हैं। जैसे आप मंच देते हो, ऐसे बड़ी बड़ी स्टेज बनाती हैं, सजाती हैं। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते थे कि जो स्कूलों की आत्मा है वो छोटे बच्चों में बसती। तो क्यों ना उस 5 साल के बच्चे पे वो जोर लगाना शुरू कर दिया जाए कि वो इस बात को समझ ले कि यदि हमने नुमाइंदा भेज दिया है तो हमारी बात करके आएगा। बट नुमाइंदे फिर आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। जब से पैदा हुए हैं तब से ना सड़क कहीं गई, ना बिजली कहीं गई, ना पानी कहीं गया। हर बार जो भी मुद्दा होता है, आप पार्षद का इलेक्शन लड़ लो, आप MLA का इलेक्शन लड़ लो, MP का इलेक्शन लड़ लो, सब ये कहते हैं सड़क बनवा दूंगा। तो सड़क बनी क्यों नहीं 75 साल में? पानी आया क्यों नहीं? जैसे ही बारिश होती है, अभी मेरे स्कूलों में, गुड़गांव में बेसमेंट में पानी भरे, भाई की मदद से 10 दिन में जाके तो स्कूल की बेसमेंट का पानी निकला। अब अंदाजा लगा लो, गुड़गांव को इतने बड़े मेट्रो का दर्जा दिया जाता है, आजू बाजू चारों तरफ से सड़कों का जाल बन गया, बुनियादी सुविधाएं तो जीरो हैं। तो क्यों ना वो जो शिक्षा का माध्यम है, जो समझाने का माध्यम है, वो इतना इनोसेंट हो, इतनी कामयाबी से कारगर हो कि फिर जहां बात चाहे हिंदू मुस्लिम की आए, सिख ईसाई की आए, बच्चे का टैलेंट इतना हो कि वो जांच कर पाए कि मुझे हिंदू मुस्लिम करना है, रहने की बात करनी है, सभ्यता की बात करनी है। और नो डाउट राइट्स चाहे जात के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो, विचलित तो कर ही जाते हैं। क्योंकि आप जब भी बात करते हो, कोई बात करता है कि ये ज्यादा हो गए, वो ज्यादा हो गए, दूसरा बात करता है गैस का सिलेंडर बढ़ गया, तीसरा फिर कहता है ऐसा हो गया। मेरे ख्याल से जो कोमल मन है बच्चे का, जो तैयार हो रहा होता है, वो इन सारी डिबेट को देख के फितर सा जाता है, कौन सही बोल रहा, कौन सही कह रहा। बट जो हम सो कॉल्ड बड़े हो गए हैं,
एज में बड़े हो गए हैं, एजुकेशनिस्ट हो गए हैं, चैनल चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, राजनेता हैं, क्या उनकी जिम्मेवारी इस इनोसेंसी के प्रति नहीं बनती कि क्या हम समझ पाएं, देख पाएं कि फाइनली स्कूली जो शिक्षा है, स्कूली जो माध्यम है, ना सिर्फ वो बच्चों को राइट से दूर रखेगा, ना सिर्फ न्यू एजुकेशन पॉलिसी या पुरानी। मेरे ख्याल से बाबा रामदेव योग सिखाते हैं, उनके योग करने से क्या हमारा पेट कम हो गया? उनके योग करने से उनका पेट कम हो रहा है। यदि उनके फॉलोअर्स सीख लेते हैं तो फिर उनका वेट कम होना शुरू होता है। तो ये राइट टाइम है कि राजनेता इस बात को समझें कि स्कूली शिक्षा से लेके और राइट्स होने तक मेरे ख्याल में कोई ना कोई बंच ये कहने के कि हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया, बेटर है कि स्कूली शिक्षा में बुनियादी सुधार हो। वो प्राइवेट और सरकारी उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्राइवेट वाला भी फाइनली फीस लेके सरकार को तो दे ही रहा है। और जितने सारे टीचर्स या अनएम्प्लॉयमेंट वो खत्म करता है प्राइवेट शिक्षण संस्थानों के थ्रू, या भाई की जैसे कैनविन फाउंडेशन, कोई भी एक क्षेत्र में चले जाओ आप, शिक्षा में जाओ, हेल्थ में जाओ, वो कहीं ना कहीं रोजगार के साधन तो उपलब्ध करा ही रहा है। बट क्या इस पे एक सार्थक बहस हो सकती है? ठीक है, आपने जो आपकी सोच है, आपकी विजन है एजुकेशन को लेके, सरकार के साथ तालमेल बनाने की आपने बात की, मैसेज स्ट्रांगली कैसे पहुंचे, इसमें हम मदद ले सकते हैं आहूजा साहब की। मार्कंडे आहूजा साहब ने चांसलर के तौर पर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी संभाली है, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि यूनिवर्सिटी को चांसलर के तौर पर संभाल लेना। बड़ा बेहतरीन काम भी किया। जी, एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते जितना आपके बारे में सुना है, जितना जाना है, कहते हैं कि तालीम उस शेरनी का दूध है जिसे पीकर हर कोई गुर्राने लगता है। तालीम उस शेरनी का दूध है। और ये भी कहा जाता था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग जाहिल के हाथ की पहनी हुई जूती भी पहनना पसंद नहीं करेंगे। लोग जूता भी वो पसंद करेंगे जो किसी तालीम याफ्ता शख्स की निगरानी में बना हुआ हो। तो आपने उन बारीकियों को समझा, और ये भी कहते हैं कि तालीम हर चीज को निखार देती है। एजुकेशन या शिक्षा हर चीज को निखार देती है, वो चाहे ऐब ही क्यों ना हो। बेसलीका कोई शय हो अच्छी नहीं लगती, ऐब भी हो तो सलीके से हुनर हो जाता है। तो ये सलीका आप जैसे तमाम लोग देते हैं। हमारी सोसाइटी मकरूज है आपकी, कर्जदार है आप लोगों की, कि आप लोगों ने इतना काम किया है इस शोबे में, तालीम के लिए, शिक्षा के लिए। अब जो प्रदीप जी ने कहा उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। ये तालमेल कैसे बनाया जा सकता है, मतलब सरकार की इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकती है शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह से कि कोई भी ना छूटे, वो चाहे तकनीकी शिक्षा हो, चाहे शिक्षा की बारीकियां हो, या जिस किस्म की भी शिक्षा अब पूरी दुनिया में रैम्पेंट, छूटे ना, कोई सिरा छूटे ना। आपका तजुर्बा कैसे समझाएगा इस बात को? देखो, इन सब लोगों ने शिक्षा को समाज से जोड़ने की बात की। शिक्षा स्टेट का सब्जेक्ट रहा है हमेशा से, और हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी है कि हमने हर बच्चे को शिक्षा देनी है। परंतु प्रैक्टिकली यदि हम देखें तो आज सरकारी स्कूलों का क्या हाल है। तो मेरा ये मानना है कि चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे सरकारी डिस्पेंसरीज हो, सपोज मैं सरकार के पास अपना प्राइवेट स्कूल का एनओसी लेने जाता हूँ, ठीक है, तो सरकार मुझे ये कह सकती है कि देख, तेरे एरिया में ये एक स्कूल है जो हमारा बंद पड़ा है, उसको चलाना भी साथ में तुम्हारी जिम्मेवारी है, आखिरी बच्चे को वहां पढ़ाना भी तुम्हारी जिम्मेवारी है, और यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें नए स्कूल खोलने की इजाजत मिलती है। और ऐसे ही हॉस्पिटल्स हैं, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स प्राइवेट सेक्टर में बने, और मुझे नहीं लगता कि कोई इस बात से मनाही करेगा कि यदि सरकार उन्हें अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स उन हॉस्पिटल्स को साथ में चलाने के लिए, फ्री चलाने के लिए दे दे, एनओसी देने से पहले। करोड़ों रुपया वो लोग सरकार का कमाते हैं और करोड़ों रुपया सरकार को अपना टैक्स भी देते हैं, ऐसा नहीं है, परंतु उनके पास साधन है, उनके पास एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, जैसा आपने कहा, तो वो लोग अपने संसाधनों से, अपने तजर्बे से एक अच्छी प्राइमरी हेल्थ सेंटर को चला सकते हैं। तो यदि हम अपने समाज में से ही जोड़ना शुरू करें, जैसे नवीन जी ने कहा था कि हम आपस में जुड़ना शुरू करें, हम सब लोग एक कलेक्टिव एफर्ट करें, सिर्फ सरकार की तरफ ना देखें, और देखने से होगा भी कुछ नहीं। ये हमने पिछले 75 साल में सबने देखा भी है। सरकारें काम बहुत करती हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है। सरकारें इतना एफर्ट करती हैं जिसकी कोई बयान करना भी मुश्किल होता है, परंतु मेरा ये मानना है कि जब तक हम समाज को साथ में नहीं जोड़ेंगे, समाज अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेगा, अपनी ड्यूटीज नहीं समझेगा, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं समझेगा,
तब तक सरकारों से उम्मीद करना, पहले हम अपने से उम्मीद करें, अपने से शुरू करें। और यदि हम ऐसा कर सकते हैं कि सरकार समाज मिलकर कोई काम करें, पार्टनरशिप में काम करें, तो निश्चित रूप से उसके रिजल्ट्स बेटर आएंगे। होता क्या है कि सरकार में प्राइवेट लोगों को चोर समझ लिया जाता है। ऐसा नहीं है, प्राइवेट आदमी तो इस देश को चला रहा है जी। और प्राइवेट आदमी के ऊपर, मान लो मैं यूनिवर्सिटी में था, मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी का भी मेरे को एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का भी एक्सपीरियंस है। जब हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में थे तो गवर्नमेंट के जो लोग थे वो हमें चोर समझते थे। ऐसा नहीं है। देयर आर सो मेनी गुड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज प्राइवेट सेक्टर में है, इतने अच्छे हॉस्पिटल्स प्राइवेट सेक्टर में है। और यदि प्राइवेट सेक्टर इस देश का कुछ कर सकता है तो सरकार की चीजें भी कर सकती है। सरकार के पास तो संसाधन भी ज्यादा है, परंतु वो जो विल है सरकारी नौकरियां, अभी लोग सब सरकारी नौकरी मांगने की तो बात कर रहे थे, बट सरकारी नौकरी में जाकर करते क्या है? 9 to 5 कॉफी टाइम। अगर ऐसा ना हो जी, ऐसा बहुत होता है, ऐसा नहीं है, आप एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी लोग, जिसको सरकारी नौकरी मिल गई उसकी दुनिया वहीं समाप्त हो जाती है, उसके बाद वो आगे काम नहीं करते। अगर ऐसा होता तो सरकार के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते। आप एक्सेप्शंस छोड़ दो, एक्सेप्शन प्राइवेट में भी चोर है। सरकारी अस्पतालों में नहीं जाना होता, बस सरकारी नौकरियां लेकिन फेवरेट होती हैं। सरकारी नौकरियां एक आदमी की उम्मीद होनी चाहिए, आदमी की आशा होनी चाहिए, परंतु हम केवल सरकारी नौकरी की तरफ देखें, ऐसा भी अपना यूथ हमें तैयार नहीं करना। जैसे नवीन जी ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट उन बच्चों का अगर होगा, अपना अपना काम कर सकते हैं, अपना अपना, आखिरकार सब लोग इस दुनिया में जी रहे हैं ना। सरकारी नौकरी, भारत में 130 करोड़ लोगों में कितनी नौकरियां सरकारी? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें सबको मिलजुल कर काम करना है, रिएक्शन से काम नहीं करना। जिस रिएक्शन से या जिस रिस्पांस में हम अपने जीवन को डाल रहे हैं, हमें अपना जीवन स्वयं से बनाना है, किसी की रिएक्शन में नहीं बनाना। और ये रिएक्शन इस कम्युनिटी को, इस समाज को, इस देश को तोड़ रहा है जी। ये रिएक्शंस ही हैं कि मैंने एक नारा लगाया तो दूसरी तरफ से तलवार आ जाती है। ये रिएक्शंस हैं क्योंकि हमने अपनी लाइफ को रिएक्शनरी ही बनाया। हमने अपनी लाइफ को स्वयं का नहीं बनाया। हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात की है हमेशा, हमने कभी इंडिविजुअलिटी डेवलपमेंट की बात नहीं की जी। इस देश का सबसे बड़ा ज्ञान यही था व्यक्ति निर्माण में, इंडिविजुअल डेवलपमेंट में, उसके ऊपर कोई मुखौटा लगाने में नहीं। हमने वेस्ट की बात को मान के पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आज जोर दिया। पर्सनालिटी का मतलब क्या है? पर्सोना, यानी आप अपने चेहरे पर एक और मुखौटा लगाना चाहते हैं। जी जी। मुखौटा ना लगा के जो मेरे अंदर है वो बाहर आए। आपकी बात ठीक है। इंडिविजुअलिटी डेवलपमेंट पर जोर देना चाहिए, ना कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर। और जब हम इंडिविजुअलिटी डेवलपमेंट पर जोर देंगे तो ये जितनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ये कोई भी आएगी नहीं आपके आड़े। आपने ठीक कहा। आपने एक जनरल परसेप्शन में बात की थी। आमतौर पर सरकारी नौकरियों को लेकर परसेप्शन यही होता है। मैम की बात से भी मैं एग्री हूँ कि बहुत सारे सरकारी मुलाजिम इस तरह के भी है जो बेहद पंक्चुअल हैं अपनी जॉब्स को लेकर, लेकिन एक अपवाद को छोड़ दिया जाता है और एक जनरल बात की जाती है। मेरा ख्याल है आज एक बेहतरीन पैनल हमने चुना है इस संजीदा और गंभीर डिस्कशन के लिए, और मुझे अच्छा लग रहा है ये कहते हुए कि मुझे लगता है इस बातचीत से जरूर कोई नतीजा निकलेगा। थोड़े से शब्दों में नवीन जी, स्वरोजगार की इनडायरेक्टली बात हो रही थी यहाँ पर कि सरकारी नौकरियां भी कहाँ तक लोगों को दी जा सकती हैं, उसकी भी एक लिमिट होती है, हद होती है, और हर चीज की एक हद होती है। स्वरोजगार के क्षेत्र में आपकी तरफ से कुछ किया गया है अभी तक? कुछ ऐसा आपने किया है? कोई वेंचर्स हैं आपके? हम चाहते हैं कि वो बताएं, ये भी बताएं कि किस तरह से इस तरह के काम स्मूथ भी हो जाते हैं। हर चीज उतनी मुश्किल नहीं होती जितनी नजर आती है। देखिए, जो सर की बात थी पहले तो उसको ही क्लब कर देता हूँ। जो आदमी रिएक्शन करने की उम्र होती है ना, 15 से 40 के बीच में होती है, वो आदमी उस टाइम तो कर देता है रिएक्शन। जब 40 के बाद उसको पता चलता है कि तूने जो है ना बहुत कुछ खो दिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है क्योंकि अर्थ के बिना अनर्थ है। और गुरुग्राम जैसे शहर में, क्योंकि मैं रहता हूँ वहाँ की, तो मैं बात इसलिए करना चाहता हूँ कि वहाँ पर लोअर मीडियम या मीडियम आदमी बहुत ज़्यादा है। छोटा कर्मचारी, छोटा दुकानदार या जो मजदूर भाई, ये बहुत ज़्यादा हैं। और एक आदमी को किराए पे रहने के लिए, 2 मियाँ बीबी और 2 बच्चों को घर पालने के लिए 30-40 हज़ार रुपये खर्चा तो मिनिमम से मिनिमम चाहिए। तो मेरा पूरा प्रयास रहता है इस बात को लेकर के कि हम युवाओं को पहले तो मोटिवेट करें, फिर जितनी भी, क्योंकि गुरुग्राम ऑटोमोबाइल्स का, IT का और कंस्ट्रक्शन का हब है,
तो हमारी जितनी भी कर्मचारी एसोसिएशंस हैं, जितने भी उनमें एचआर के लोग हैं, उन सब लोगों से लगातार हमारा प्रयास रहता है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, करीबन 600 से 650 लोगों तक हम पिछले 3 सालों में हम रोजगार दे चुके हैं। हमारी जो कैनविन फाउंडेशन है, इससे अलग बता रहा हूं मैं, कैनविन फाउंडेशन में भी हमारे बड़े भाई डीपी गोयल जी बैठे हैं, करीबन 400 लोगों को, उसमें डॉक्टर भी आ गए, नर्सिंग स्टाफ भी आ गया, उसमें कम्युनिटी के लोग भी आ गए, करीबन 400 लोगों को हमने रोजगार वहां देने की कोशिश की और वहां पे उसमें हम कामयाब हुए हैं। और तीसरी बात, हमारी एक कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ हमारा जो बिजनेस है विंटर्स के नाम से, उसमें भी हमने करीबन पैन इंडिया 1000 लोगों को जॉब दी है। तो 2000 लोगों के घर में तो कहीं ना कहीं कोशिश की है कि हम रोजगार दे सकें। और सबसे बड़ी बात क्या है, जरूरतमंद आदमी को उसको सही जगह तक मिलवाना, चाहे वो रिश्ते करवाने की बात हो, चाहे रोजगार दिलवाने की बात हो, चाहे उसको गाइड करने की बात हो, चाहे उसको सही तरीके से मोटिवेट करने की बात हो, इससे बड़ी तो कोई इबादत ही नहीं है। भगवान की सबसे बड़ी इबादत है। बिल्कुल सही, क्योंकि हमारा चाहे मिंडा ग्रुप हो, चाहे जेबीएम ग्रुप हो, चाहे मारुति हो, चाहे होंडा हो, चाहे हीरो हो, वहां के सब लोगों से जुड़ाव है। तो हम कहीं ना कहीं गुजारिश करते हैं, और वो गुजारिश कहीं ना कहीं क्लिक भी हो जाती है, थोड़ा हम उस पर फॉलो अप कर लेते हैं और कहीं ना कहीं बात बन जाती है। खुशी है कि एक और मुझे पॉजिटिव बताते हुए अंदाज खुशी में हो रही आपकी है बात आगे पहुंच कि रही हमारे है। प्रदीप बहुत जी खुशी के है। प्रदीप जी आप के जैसे स्कूल में लोगों भी, की वजह से सरकार का भी बोझा कुछ प्रदीप कम हो जी के जाएगा। स्कूल में भी हमने नौकरियां 20-25 देने का टीचर लगवा दिए। आखिरी सवाल प्रदीप जी मेरा आपसे ही है, आप जिस मकसद के साथ आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, आपका ग्रुप ऑफ स्कूल्स है, कॉलेजेस हैं, हजारों लाखों बच्चों को आप तालीम देने का काम कर रहे हैं, आप किस विजन के साथ इस फील्ड में आए? आपको क्या लगता है कि अब किस तरह की तालीम की वाकई जरूरत है कि सिर्फ नौकरियों से काम नहीं चलने वाला, एक अच्छा इंसान, एक अच्छी सोसाइटी बिल्डअप करने के लिए भी एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है, सिर्फ नौकरियों तक बात अब खत्म हो चुकी है। मुमताज जी, पहली बात तो यह है कि जहाँ तक बात मेरे स्कूलों की है, जीएवी की है, तो एक छोटा सा एम है कि बाप दादा सब एजुकेशन में ही थे, और इसलिए जो पैतृक गांव हमारा पटौदा झज्जर जिले में, वहाँ से शुरुआत करके वापस गुड़गांव पहुँचे। एक साफ क्लियर सी सोच है, जब हम अपनी पंच लाइन में भी लिखते हैं कि शिक्षा का उजियारा बगैर अमीरी गरीबी के भेदभाव के घर घर तक पहुँचे। उसके लिए चाहे नवीन भाई कह रहे हैं कि हम बच्चों को अप्रोच कर देते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के, हम तो ये कहते हैं कि जो बाईजू की तरह बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो सीधे कहते हैं कि 1000 करोड़ की स्कॉलरशिप देंगे, सुन के दिमाग खराब हो जाता है, कैसे देंगे, एक आदमी को कैसे मिलेगी। बट ऐसी बहुत सारी भ्रामक चीजें ना करके क्यों ना जेन्युइनली समाज का कोई एक मौजूद आदमी कह दे कि ये बच्चा भाई सच में ना फीस नहीं दे सकता बट इंटेलिजेंट तो बहुत है, क्यों ना उन बच्चों को ग्रैब कर लिया जाए, क्यों ना उन बच्चों को अच्छी तालीम दी जाए कि बाद में फिर बात दंगों की आए तो सही फैसला ले सकें कि असल में हुआ क्या था, ना कि सिर्फ एक वेव के साथ बह जाएं। क्योंकि इंडिया यूथ से भरा हुआ है, 140 से 150 करोड़ की तरफ जाता हुआ। मेरे ख्याल में एजुकेशन का पैटर्न यदि सही होगा, जो सर कह रहे थे कि भाई सरकार से उम्मीद करना बेईमानी है, मैं कह रहा हूँ जब सरकार सारे वादे फ्री करती है, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फ्री, वो फ्री, तो क्यों ना स्कूलों की भी बात कर लें कि जो जर्जर हालत में है। क्यों ना जो सर बात कर रहे थे कि एक स्कूल जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा सरकारी और कोई एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा कर रहा है, क्यों ना उसको उसके साथ लगा दिया जाए, उसके उस खर्चे बांट लिए जाएं। जिला स्तर पे क्यों ना ऐसी कमेटियां शिक्षकों की भी बना दी जाएं ताकि वो अपने तरीके से देख लें। जैसे खुद सर कह रहे थे प्राइवेट वालों को चोर मान लिया जाता है, इनकी फीस बहुत ज़्यादा है, इनके हिडन चार्जेस बहुत ज़्यादा है, बट वो भी तो फिर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है गवर्नमेंट के साथ, वो भी तो भुगतते हैं, उनके साथ भी तो सारी चीज़ें गड़बड़ होती हैं। तो मेरे ख्याल में राइट टाइम है कि प्लेटफॉर्म उन लोगों को मिले, क्यों ना स्कूल खोलने से पहले स्कूल संचालकों के इंटरव्यू होने शुरू हो जाएं। सिर्फ ऐसा ना हो कि जिसके पास जमीन है, जिसके पास बिल्डिंग बनाने का समर्थ है, वो स्कूल खोल ले। सबका एजुकेशन के प्रति नजरिया क्या है, और फिर शिक्षा क्या रोजगार परक हो सकती है, क्या उस दिशा में काम किए जा सकते हैं, और क्या उस दिशा में काम करने वाले लोगों को राइटली मंच पे अवार्ड किया जा सकता है। मेरे ख्याल में एक सार्थक पहल है, करनी तो गवर्नमेंट को पड़ेगी। गवर्नमेंट कहती है कल से नोट बंद, गवर्नमेंट कहती है कल से पॉल्यूशन की वजह से बंद, गवर्नमेंट कहती है कल बाढ़ आ गई बंद, गवर्नमेंट कहती है कोरोना आ गया बंद, गवर्नमेंट कहती है आई फ्लू आ गया बंद, गवर्नमेंट कहती है दंगे आ गए स्कूल बंद। तो जब गवर्नमेंट एक सांस में सब बंद और खोल सकती है, तो गवर्नमेंट क्या एक सांस में ये नहीं कह सकती कि हाँ इस जिले के इतने प्राइवेट स्कूलों को अब गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही है अगले 5 साल के लिए, जो बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा
वो कंटिन्यू करता रहेगा गवर्नमेंट के साथ, बाकी अपना अपना देख लें। उम्मीद है विजन 2024 का मकसद फुलफिल होगा। आप जो कह रहे हैं वो गवर्नमेंट तक जरूर पहुंचेगा जहां से पहुंचना चाहिए। वक्त का तकाजा है, इस शो को लास्ट कमेंट, यहीं एंड करना होगा। लास्ट कमेंट जो नवीन जी ने बात थोड़े कही से थी, शब्दों में से। बस थोड़े से शब्दों में, कि इस देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्प्लेसमेंट की है। जिसको जहां होना चाहिए वो वहां नहीं है। हाँ। और अगर वो वहां नहीं है तो हम उसके तजर्बे का कोई फायदा नहीं लेना चाहते। इसी सभागार में ऐसे लोग हैं जो अच्छे चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं और चीफ मिनिस्टर से ज्यादा तजर्बा रखते होंगे, है ना, परंतु उनके तजर्बे का कोई फायदा नहीं लिया जा सकता। इसी सभागार में ऐसे लोग हैं जो एक अच्छे राज्यसभा सांसद हो सकते हैं और जिनके विजन रोहतक का उन्होंने बदला है। राजेश जैन जी बैठे हैं हमारे सामने, उन्होंने रोहतक को बदला है। एक विजन है, ऐसे विजन वाले लोग राज्यसभा में होने चाहिए। नहीं होने चाहिए तो एटलीस्ट एसोसिएटेड होने चाहिए फॉर देयर आइडियाज, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ना होके यदि हम प्रॉपर प्लेस कर दें जिस आदमी के जो आइडियाज हैं, तो शायद इस देश का भविष्य बदलेगा। आपने असली ठीक बात, कहा, आखिरी बात यह है कि नवीन जी, माफ नैतिक कीजिएगा, वक्त की मूल्यों कमी पर, है। एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान देना सही चाहिए। कहा आपने। जो नू जैसे कांड हुए, मणिपुर जैसे हुए, नैतिक मूल्यों की कमी की वजह से हुए। मुझे बहुत खुशी हुई इस पैनल के साथ डिस्कशन करके। मैं शुक्रिया अदा करूंगी आप तीनों का इन अल्फाज के साथ कि कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए। ये खास तौर से आप तीनों की नजर है। कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग हैं कि वक्त के सांचे बदल गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों और का। आपके लिए कह दूं कि आप आज जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो सोच बदलने का काम है। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। बहुत शुक्रिया। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है दोस्त, हवाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। और आज आपने हवा बदलने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमारे मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी जी स्टेज पर आइए और तीनों मेहमानों को हमारे सम्मानित कीजिए। एक बार फिर से जोरदार तालियां तीनों मेहमानों के लिए। तो खबरें अभी तक पर सवालों का सिलसिला लगातार जारी है और ये हमारा दायित्व भी बनता है कि सियासत की एक साफ छवि पूरी जिम्मेदारी के साथ जनता के सामने रखे, क्योंकि किसी भी न्यूज चैनल का सबसे पहला धर्म होता है कि निष्पक्षता के साथ जो सियासत की एक साफ छवि है वो जनता के सामने पेश की जाए। इस समय पूरा हरियाणा अपनी नजर इस कार्यक्रम विजन 2024 पर बनाए हुए और सवाल जवाब का सिलसिला लगातार